आज हम योग परंपरा के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं कि एक रहस्यमयी विषय को समझने जा रहे हैं, ब्रह्मचर्य। ये सिर्फ शारीरिक संयम का नाम नहीं है, बल्कि अपनी ही जीवन ऊर्जा को बचाकर उसे किसी ऊंचे मकसद के लिए बदलने की एक बहुत पुरानी कला है। तो चलिए इस छिपी हुई शक्ति की दुनिया में उतरते हैं। स्रोत का जो मूल सवाल है वो यही है। एक तरफ कुछ पलों का सुख और दूसरी तरफ किसी की पूरी ताकत, उसकी सारी ऊर्जा। क्या ये सिर्फ एक आम शारीरिक क्रिया है या फिर हर बार शरीर के अंदर छिपी एक बहुत बड़ी शक्ति को गंवा दिया जाता है? बस इसी पहेली को प्राचीन योगी हल करना चाहते थे। तो सबसे पहले इस ऊर्जा को योग विज्ञान की नज़र से समझना होगा। योगियों के हिसाब से ये कोई मामूली शारीरिक तरल नहीं, बल्कि ये तो जीवन और शक्ति का असली आधार है। यहां पर ना सोच का फर्क सच में देखने लायक है। जहां आज का विज्ञान इसे सिर्फ प्रजनन के लिए जरूरी एक तरल पदार्थ मानता है, वहीं योग शास्त्र इसे जीवन का सार, मतलब एक दैवीय उपहार कहता है। इसे सिर्फ एक शारीरिक चीज नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह की शक्तियों की नींव माना गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर योग शास्त्र इसे इतना जरूरी क्यों मानता है? इसका जवाब शरीर की उस प्रक्रिया में छिपा है जिसे स्रोत एक केमिकल लेबोरेटरी की तरह बताता है, जो इस ऊर्जा को बनाने के लिए एक बहुत लंबा और मुश्किल काम करती है। ये पूरी प्रक्रिया सप्त धातु के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आयुर्वेद के मुताबिक हमारा शरीर भोजन को 7 स्टेजेस में रिफाइन करता है, जिन्हें सप्त धातु कहते हैं। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए, जिसका हर अगला कदम पिछले वाले से ज्यादा शुद्ध और ज्यादा ताकतवर होता है। और जरा इस सफर को देखिए। भोजन से रस बनने में लगभग 5 दिन लगते हैं। फिर रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि और अस्थि से मज्जा। हर स्टेज में करीब करीब 5 दिन। और इस पूरी प्रक्रिया के आखिर में लगभग 30 से 40 दिनों की मेहनत के बाद शरीर शुक्र यानी वीर्य बनाता है। स्रोत में दी गई ये मिसाल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जिस एक बूंद को बनाने में शरीर ने 1 महीने तक काम किया, वो शरीर का सार है, उसका इत्र है। ये इस ऊर्जा की कीमती और गाढ़ी प्रकृति को दिखाता है। तो आखिर होता क्या है जब कोई इंसान इस ऊर्जा को 30 दिनों तक बचाता है? अब हम उस हफ्ते दर हफ्ते होने वाले बदलावों के सफर पर चलेंगे, जिसका जिक्र स्रोत में किया गया है। ये जो 30 दिन का सफर है ना, इसे 4 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहले हफ्ते का संघर्ष, दूसरे हफ्ते में ऊर्जा का सोखना, तीसरे हफ्ते में बाहरी चुंबकत्व का आना और चौथे हफ्ते में मानसिक शक्ति का जागना। पहला हफ्ता सबसे मुश्किल बताया गया है। शरीर और मन दोनों ही बगावत करते हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत एक वैज्ञानिक स्टडी का जिक्र करता है, जिसके मुताबिक 7वें दिन तक टेस्टोस्टेरोन का लेवल लगभग 145% तक बढ़ जाता है। और यही वो हार्मोन है जो जीतने का जज्बा पैदा करता है। अच्छा, 7वें दिन के बाद शरीर उस जमा हुई ऊर्जा को वापस सोखना यानी रिसाइकल करना शुरू कर देता है। इस दौरान फ्लैटलाइन नाम का एक दौर आ सकता है, जहां इंसान को प्रेरणा की कमी या थोड़ी उदासी महसूस हो सकती है। पर स्रोत के हिसाब से ये एक अच्छा संकेत है, जिसका मतलब है कि दिमाग खुद को रीसेट कर रहा है। तीसरे हफ्ते में अंदर का बदलाव बाहर भी नजर आने लगता है। त्वचा साफ होने लगती है, आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और पर्सनालिटी में एक तरह का मैग्नेटिज्म, एक खिंचाव पैदा होता है, जिससे लोग उस इंसान की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और चौथे हफ्ते तक ये ऊर्जा दिमाग को पोषण देना शुरू कर देती है, जिससे मेधा शक्ति जागती है। इसका नतीजा होता है जबरदस्त कंसंट्रेशन, फोटोग्राफिक मेमोरी जैसी क्षमता और घबराहट में कमी। लेकिन ये अभ्यास सिर्फ शारीरिक और मानसिक सेहत तक ही नहीं रुकता। इसका असली मकसद तो इस भौतिक ऊर्जा को एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली जीवन शक्ति में बदलना है। जब ये बचाया हुआ वीर्य शरीर में वापस पचता है, तो ये एक 8वीं, आप कह सकते हैं, गुप्त धातु बन जाता है, जिसे ओजस कहते हैं। ओजस कोई भौतिक चीज नहीं है, बल्कि एक तेज है, एक आभा है। ये पदार्थ का ऊर्जा में बदलना है। जिस इंसान में ओजस भरपूर होता है, उसमें कुछ असाधारण क्षमताएं आ जाती हैं, ऐसा बताया गया है। जैसे शेर जैसा निडर साहस, तेज दिमाग, एक चुंबकीय व्यक्तित्व और यहां तक कि वाक सिद्धि भी, जिसका मतलब है कि मुंह से निकले शब्द सच होने लगते हैं। स्रोत में कुछ महान आविष्कारकों, दार्शनिकों और विचारकों का भी जिक्र है, जैसे आइजैक न्यूटन और निकोला टेस्ला। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी काम ऊर्जा को बचाया और उसे अपने काम में लगाया।
टेस्ला ने तो साफ साफ अपनी खोजों का श्रेय इसी अभ्यास को दिया था। तो सवाल यह है कि इस जबरदस्त अंदरूनी ऊर्जा को सफलतापूर्वक संभाला कैसे जाए और सही दिशा कैसे दी जाए। हमारा आखिरी खंड स्रोत में बताए गए तरीकों पर ही है। इसके लिए 3 स्तंभ बताए गए हैं। पहला है आहार, मतलब सात्विक भोजन जो ऊर्जा को गाढ़ा करे। दूसरा है विचार, अपनी इंद्रियों को ऐसी चीजों से बचाना जो उत्तेजित करे। और तीसरा है साधना, यानी योग की तकनीकों का इस्तेमाल करके उस ऊर्जा को सक्रिय रूप से मैनेज करना। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वरेता यानी ऊर्जा का ऊपर की ओर बहना कहा जाता है। मूल बंध जो मांसपेशियों का एक खास संकोचन है और स्पाइनल ब्रीदिंग जिसमें सांस के साथ ऊर्जा पर ध्यान लगाया जाता है, जैसी तकनीकें इस ऊर्जा को नीचे बहने से रोककर रीढ़ की हड्डी के रास्ते ऊपर दिमाग तक पहुंचाने में मदद करती हैं। और आखिर में ये सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल स्रोत इस विचार के साथ छोड़ता है, अगर एक बूंद में एक नया जीवन बनाने की शक्ति है, तो सोचिए कि अगर वही शक्ति किसी इंसान के भीतर ही संरक्षित रह जाए तो वो उस इंसान का कैसा निर्माण कर सकती है, वो उसे क्या बना सकती है। इसका जवाब शायद हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होगा।